जय राम जी की। मैं राम किसान फ्रॉम बी किसान सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत आज हम समझेंगे परागण और निषेचन। परागण कितने प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण, और कितनी चीज़ों से परागण हो सकता है। अब समझिए परागण होता क्या है। पराग कण का वर्तिका तक पहुंचना परागण कहलाता है। प्रायः प्रजनन प्रक्रिया अपने आप नहीं होती है। प्रजनन प्रक्रिया के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। परागण अपने आप वर्तिका तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसके सहयोगी कई चीज़ें हो सकती है, जैसे हवा के द्वारा हो सकता है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा हो सकता है, या प्रायः हमने देखा होगा कि मधुमक्खी के द्वारा होता है, भौरे के द्वारा हो सकता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब कोई मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है तो वहाँ परागकण उसके पैरों में चिपक जाते हैं। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और परागकण या फूल पे बैठने पर वो परागकण उसके पैरों में चिपक जाते हैं। जब मधुमक्खी उड़ के, इसको ऐसे समझते हैं कि जब एक मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है तो वहाँ पर उसके पैरों में पराग कण लग जाते हैं। और जब मधुमक्खी वहाँ से मूव होती है या हिलती डुलती है या वर्तिका पे जाके बैठती है, तो जब वो वर्तिका पे जाके बैठती है तो वर्तिका में एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ होता है। वो चिपचिपा पदार्थ पराग कण को अपने में सोख लेता है। यही प्रक्रिया परागण क्रिया कहलाती है। जितने भी फूल होते हैं उनमें परागण प्रक्रिया भौरों द्वारा, हवा द्वारा या मधुमक्खी के द्वारा ही होती है। पराग कण को वर्तिका तक लाना ही परागण कहलाता है। ये किसी भी माध्यम से हो सकता है। अब हम समझते हैं परागण किन किन के द्वारा हो सकता है और इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है एंटोमोनोफिली के द्वारा। इसमें कीट द्वारा परागण को शामिल किया जाता है, जैसे भौरों के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा या किसी भी छोटे मोटे कीट के द्वारा जो परागण होता है उसे एंटोमोनोफिली परागण कहते हैं। और सबसे अच्छा, नेचुरल और स्वस्थ परागण माना जाता है इसी को। इसी में दूसरा परागण होता है आर्निथोफिली, यानी कि पक्षियों द्वारा किया गया परागण। इसमें परागण प्रक्रिया में पक्षी शामिल होता है। पक्षी एक स्थान से परागकण को लेता है और दूसरे स्थान पे छोड़ देता है। तीसरे नंबर पे होता है एनिमोफिली, यानी कि हवाओं के द्वारा परागण। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे गेहूं का खेत देखा होगा आपने, बहुत बड़ा गेहूं का खेत होता है, या धान का खेत देखा होगा, बहुत बड़ा धान का खेत होता है। ऐसी परिस्थिति में भौरों के द्वारा परागण संभव नहीं होता है। जब तेज हवाएं चलती है तब हवा के द्वारा उनमें परागण होता है और उसे हम कहते हैं एनिमोफिली परागण। इसके अलावा पानी के द्वारा परागण होता है जिसको हाइड्रोफिली कहते हैं। जलीय पौधों में परागण हाइड्रोफिली कहलाता है, हाइड्रोफिली के द्वारा होता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि कमल का परागण कैसे होता है। तो कमल का परागण भौरों के द्वारा होता है, ना कि हाइड्रोफिली प्रोसेस के द्वारा होता है। और एक परागण होता है जूफिली। बड़े बड़े जीव जंतुओं के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है उसे जूफिली कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बगीचे में घूमने गए हैं और घूमते घूमते आपने फूलों पर एक हाथ घुमाया और घुमाते घुमाते चले गए आगे की ओर। उस परिस्थिति में आपके हाथ से जो परागण होगा वो जूफिली परागण कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाथियों के द्वारा होने वाला परागण। दुनिया का सबसे बड़ा फूल आता है जिसका नाम है रेप्लेसिया, जिसका वजन तकरीबन 40 किलो के आसपास होता है। हाथी क्या करता है, प्रायः उस रेप्लेसिया फूल से अपनी सूंड के द्वारा उसका रस चूसता है और फिर किसी दूसरे फूल में जाके अपना रस चूसता है। तो उसकी जो सूंड होती है उस सूंड में परागण की प्रक्रिया के कण लग जाते हैं, जिससे वो इधर से उधर हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जूफिलिया प्रक्रिया कहते हैं। अब परागण को थोड़ा सा समझते हैं। परागण प्रायः दो तरीके का होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। स्वपरागण का एग्जाम्पल होता है कि एक ही पेड़ में परागण की प्रक्रिया हो जाती है तो उसे कहते हैं स्वपरागण। और पर परागण
जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे कहते हैं पर परागण। पर परागण को प्रायः क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। एक होता है स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा कौन सा होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छा माना जाता है। स्वपरागण में यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रक्रिया में जो अगली नस्ल आती है वह उतनी अच्छी नहीं होती है जो क्रॉस पॉलिनेशन के केस में आती है। अगली नस्ल जो आएगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अब हम समझते हैं कि निषेचन क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परागण कहाँ पर होता है तो परागण वर्तिका पर होता है। जब परागण वर्तिका से नीचे की ओर उतर जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं निषेचन। अब आगे बढ़ते हैं हम युग्मक की ओर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैमेटी। जहाँ पर मेल और फीमेल का जो पार्ट आपस में मिलना चाहता है उसे कहते हैं युग्मक। जैसे हम मेल में बात करेंगे तो स्पर्म और फीमेल में बात करेंगे तो ओवम। यही मैच करते हैं तो अगली संतान बनती है। इसी को हम कहते हैं युग्मक गैमेटी। और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं युग्मनट जाइगोट। और ये जाइगोट जब तक जन्म नहीं ले लेता है तब तक भ्रूण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉय। यहाँ से हमें समझ में आता है कि युग्मक जो है ये यहाँ पर दोनों अलग अलग रहते हैं और जब युग्मक से आगे प्रक्रिया बढ़ जाती है तो युग्मनज बनता है और युग्मनज में दोनों मिल जाते हैं, मेल फीमेल दोनों मिल जाते हैं। और जब युग्मनज मिल के अगली प्रोसेस में जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं भ्रूण, जहाँ से बच्चा बनना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ हम समझते हैं निषेचन के बारे में। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। जब परागकण निषेचन तक पहुँच जाता है, निषेचन से नीचे जब वह परागकण जाता है अंडाशय तक तो एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को क्रॉस करते वक्त सिर्फ 2 ही परागकण अंडाशय तक पहुंच पाते हैं। अब जो परागकण नीचे आया है वो परागकण क्या करता है कि एक अंडे के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेता है, जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट ही यहाँ पर धीरे धीरे बड़ा होकर फल का रूप लेगा। अब ये फल बड़ा होता है तो इस फल को भोजन कहाँ से मिलता है? तो इस फल को भोजन मिलता है एंडोस्पर्म द्वारा। अब समझते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है। मादा के पास 3 अंडे होते हैं किसी भी फूल में, जिसमें एक ही अंडा निषेचन में भाग लेता है। अब अंडाशय में कुल जो बचा हुआ है वो 2 अंडे बचे हैं मादा के और एक परागकण जो बाहर से आया था। अब जो अलग वाला परागकण है वो बाकी से एक ग्रुप बना लेता है और इसे कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश। अब आपसे कहते हैं कि भ्रूण कोश का काम क्या है? तो भ्रूण कोश का काम है जो भ्रूण है एम्ब्रॉय यानी उसको भोजन देना। भ्रूण से हमारा आशय है जो फल है उस फल को भोजन देना। अब यहाँ पर 2 तरह के फल बनते हैं। अगर निषेचन प्रक्रिया अंडाशय में हुई है तो इसे हम कहते हैं सत्य फल, और अगर अंडाशय में एक हल्का सा छेद है तो जो फल बनता है वो उस छेद से नीचे की ओर चला जाता है और वहाँ बनता है, तो उसे हम कहते हैं असत्य फल। अब इनके आधार पर फल को हम कई भागों में बांटते हैं: सत्य फल, असत्य फल, संग्रथित फल, मांसन फल, सूखा फल। अब फल कुछ 9-10 टाइप के होते हैं। नमस्ते, मैं राम किसान फ्रॉम बी किसान सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।